आप सभी को गुड इवनिंग। हम लोग हिंदी साहित्य के बारे में पढ़ रहे थे। कल हमने पढ़ा था हिंदी साहित्य जो पूर्व पीठिका उसके बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के अन्य 5 लेखक। हमने 5 लेखकों के बारे में पढ़ा था जिनका योगदान है वो महत्वपूर्ण था। गारसा दत्तासी है, शिव सिंह सेंगर है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, जॉर्ज अब्राहम गिरिशन है। इनके बारे में हमने कल विस्तार पूर्वक से पढ़ा था। आज हम हिंदी साहित्य के अन्य जो 5 लेखक है वो और एक की उसके बाद एक एक लेखक की विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। अन्य 5 लेखकों में पहला है रमाशंकर शुक्ल रसाल 1931 में, डॉक्टर रामकुमार वर्मा 1938 में, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी 1952 में और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त 1965 में, डॉक्टर नागेंद्र 1973 में। यानी 5 वो और 5 ये 10 कवि महत्वपूर्ण हैं। ये साहित्य है वो इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता हुआ हमें नजर आएगा। अब हम पढ़ने वाले हैं एक एक कवि के बारे में विस्तार पूर्वक से। आज हम गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के बारे में विस्तार पूर्वक से अध्ययन करेंगे। इनका हिंदी साहित्य में क्या योगदान है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है गारसा दत्तासी। गारसा दत्तासी है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। गारसा दत्तासी का जन्म है फ्रांस में हुआ था। भारत इसका आगमन 1935 में किस लिए आए थे? गारसा दत्तासी भारत में उर्दू के प्रोफेसर थे। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। हिंदी भारत के अंदर सबसे पहले अगर हिंदी साहित्य लिखने का सबसे पहले प्रयास किया था तो वो गारसा दत्तासी ही थे। इन्होंने फ्रेंच भाषा में अपना ग्रंथ लिखा जिसका नाम था इस्तवार द ला लिटरेतुर एंदुए हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा, जिसका प्रकाशन है वो 1839 ईस्वी में किया था। जिसमें अब इस्तवार का अर्थ होता है इतिहास, लिटरेतुर का अर्थ होता है साहित्य या लिटरेचर, एंदुई का अर्थ होता है हिंदुओं द्वारा बोली जाने वाली भाषा अर्थात हिंदी, और हिंदुस्तानी का अर्थ होता है मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा अर्थात उर्दू। सीधा प्रश्न पूछा गया था कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ में हिंदुस्तानी नामक जो शब्द आया है इसका अर्थ क्या होता है? मुसलमानों के द्वारा बोली जाने वाली भाषा उर्दू होता है। अब महत्वपूर्ण है कि इस ग्रंथ का प्रकाशन है वो कहाँ से हुआ था? प्रकाशन द ओरिएंटल ट्रांसलेट सोसाइटी ऑफ आयरलैंड ब्रिटेन से हुआ। प्रकाशन वर्ष है, इस रचना का प्रकाशन 2 संस्करण और 5 भागों में किया गया था। 2 संस्करण थे, 5 भाग थे। कौन कौन से? प्रथम संस्करण के 2 भाग। पहला भाग है वह 1839 ईस्वी, दूसरा भाग 1847 में। प्रथम संस्करण के 2 भाग थे। दूसरा संस्करण है उसके 3 भाग थे। पहला प्रथम भाग 1870 में, दूसरा भी 1870 में, तीसरा 1871 में। यानी 2 तो संस्करण निकाले थे और 5 भाग थे। महत्वपूर्ण इसकी जो प्रमुख विशेषता है वो क्या है? फ्रेंच भाषा में किसी विदेशी के द्वारा लिखा गया पहला हिंदी साहित्य का इतिहास है। गारसा दत्तासी के इस ग्रंथ का उर्दू में अनुवाद मौलवी करीमुद्दीन और उसके शिष्य फैजल अली के द्वारा 1848 में किया गया और सन 1946 में इंग्लिश के अंदर लिगवेन ने इसका इंग्लिश में अनुवाद किया और हिंदी में 1952 में प्रयागराज विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से हिंदी में अनुवाद किया 1952 में।
महत्वपूर्ण है कि इस ग्रंथ का 3 भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसमें निम्नलिखित लेखक और रचनाओं का उल्लेख मिलता है। पहला है फ्रेंच भाषा में अनुवाद अनुसंस्करण किया गया। इसका अनुवाद का जो संस्करण है वो फ्रेंच भाषा में निकाला। इसमें कुल कवि थे वो 738 से, जिसमें से उर्दू के 666 थे और हिंदी के 72 कवि थे। नंबर 2, उर्दू में अनुवाद किया 1000 कवि थे, 944 है वो उर्दू के, 60 कवि वो हिंदी के कवि थे। उसके बाद हिंदी में अनुवाद किया गया जिसमें 358 कवि थे, जिसमें से 138 उर्दू के और 220 है वो हिंदी के सबसे ज़्यादा थे। अब इस ग्रंथ में 66 पुस्तकों का सहयोग लिया गया, जिसमें से 11 पुस्तकें 66 में 11 पुस्तकें हैं वो हिंदी की थी। यह महत्वपूर्ण बातें हैं, यह इसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जिसमें से सीधा प्रश्न बनता है कि फ्रेंच भाषा में लिखा गया किसी विदेशी के द्वारा हिंदी पहला हिंदी साहित्य का इतिहास था। और इसका उर्दू में अनुवाद है मौलवी करीमुद्दीन और उसका शिष्य फजल अली के द्वारा 1848 में किया। इंग्लिश में लिगवेन ने किया और हिंदी में 1952 में प्रयागराज विश्वविद्यालय हिंदी विभाग के अध्यक्ष हिंदी लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से किया गया था। अब हम इसका जो दोष या कमियां क्या थी, कमियां हैं कि गारसा दत्तासी ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य इतिहास की निम्न स्तर की पद्धति यानी वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया। इस ग्रंथ में युगीन प्रवृत्तियों का कोई भी विवेचन है वो नहीं किया गया। इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया। इसी कारण इस ग्रंथ को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कवि वृत्त संग्रह या साहित्यकार कोश नाम की संज्ञा दी है। गारसा दत्तासी के कुल कवि 738 थे, जिसमें से उर्दू के कवि 666 थे, हिंदी के 72 थे। प्रथम कवि था वो अंगद और अंतिम कवि यानी 738वां या अंतिम कवि है हेमंत को माना गया था। इस प्रकार हमने गारसा दत्तासी की विस्तार पूर्वक से हमने चर्चा करते हुए अध्ययन किया है और मैं आप लोगों को यह आश्वासन दिलाता हूं कि इसमें से एक भी प्रश्न साहित्य की किसी भी भर्ती परीक्षा में एक भी प्रश्न है वो बाहर नहीं जाएगा। अब हम दूसरा जो इतिहासकार है लेखक है ठाकुर शिव सिंह सेंगर के बारे में बड़ी गहराई से अध्ययन करेंगे। ठाकुर शिव सिंह सेंगर का जन्म है 1868 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान मध्य प्रदेश में। पिता का नाम राजा रणजीत सिंह है। मृत्यु 1918 ईस्वी। ग्रंथ का नाम शिव सिंह सरोज था। महत्वपूर्ण है कि प्रथम भारतीय लेखक जिसने हिंदी भाषा में साहित्य लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किया था। ठाकुर शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ में से हुआ। शिव सिंह सेंगर ने हिंदी का प्रथम कवि पुण्य या पुष्यदत्त को माना है। सीधा प्रश्न आया था कि शिव सिंह सेंगर ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि किसे माना है? पुष्य या पुष्यदत्त को माना जाता है। महत्वपूर्ण है पुष्यदत्त पुण्य को प्रथम कवि मानने के कारण इन्होंने अपने साहित्य इतिहास में अपभ्रंश को भी शामिल किया है। ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव पुराण और ब्रह्मोत्तर खंड का हिंदी अनुवाद किया था। ठाकुर शिव सिंह सेंगर है, उन्होंने शिव पुराण और ब्रह्मोत्तर खंड का अनुवाद किया था। अब इनके जो ग्रंथ हैं इसकी विशेषताएं क्या है? इन्होंने अपने साहित्य इतिहास में 1003 कवियों का वर्णानुक्रम पद्धति में वर्णन किया। इस ग्रंथ में तत्कालीन हिंदी से संबंधित संपूर्ण जानकारियों को एक जगह रखने का सराहनीय काम किया गया था। प्रथम कवि था जिसने हिंदी से संबंधित जो जानकारियाँ थीं उनको एक जगह करने का प्रयास किया। यह बहुत ही इसके लिए उपलब्धि थी। अब इसमें कुछ कमियां थी, कमियों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। गारसा दत्तासी की तरह इस ग्रंथ में भी सबसे निम्न स्तर प्रणाली वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया गया। दूसरा है कि इस ग्रंथ में काल विभाजन का कोई प्रयास नहीं किया गया।
ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने काल विभाजन का प्रयास नहीं किया। इस ग्रंथ में युगीन परिस्थितियों का उल्लेख नहीं मिलता। इस ग्रंथ में 1003 कवियों में से अधिकांश कवि तो संदिग्ध थे, बस ऐसे ही नाम उन्होंने याद कर करके लिख दिया, किसी का सुन के लिख दिया, यानी संदिग्ध थे, किसी को पता नहीं था। इस ग्रंथ में उल्लेखित तिथियां हैं वो भी अनुमान पर आधारित ली गई थी। अब इसमें से जो निष्कर्ष निकलता है वह है कि निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि यह ग्रंथ भी गारसा दत्तासी के ग्रंथ की तरह ही साहित्य कोश मात्र है, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे वृत्त संग्रह मात्र कह करके बताया है। इस प्रकार आज हमने गारसा दत्तासी और शिव सिंह सेंगर के बारे में विस्तार पूर्वक से हमने अध्ययन किया है, और आप सभी को मैं ये याद दिला देता हूँ कि किसी भी भर्ती प्रतियोगी परीक्षा में जिसमें साहित्य के प्रश्न आते हैं उसमें एक भी प्रश्न है वो हमारे पढ़ाए हुए क्लास में से बाहर नहीं जाएगा। आगे की चर्चा करेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।